दिल्ली शोर का शहर है। इसकी चौड़ी सड़कों पर हॉर्न बजते रहते हैं। मेट्रो ट्रेनें जमीन के नीचे दौड़ती हैं। लाखों लोग इसकी सड़कों पर भागते रहते हैं। उनकी जिंदगी स्पीड और एम्बिशन की एक परफॉर्मेंस जैसी है। इस मॉडर्न शहर में यह भूलना आसान है कि एक और दिल्ली भी है, एक शांत, पुरानी और बहुत अजीब दिल्ली जो सबके सामने छिपी हुई है। यह पुरानी पत्थरों, भूली हुई कब्रों और गहरे अंधेरे जंगलों का शहर है। ऐसी ही एक जगह है संजय वन। ज्यादातर लोगों के लिए यह मैप पर बस एक हरा भरा पैच है, सुबह की सैर या बर्ड वॉचिंग के लिए एक जगह। लेकिन जो इसकी कहानियां जानते हैं उनके लिए यह कुछ और है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत बहुत पतला है। मेहरौली और वसंत कुंज के बीच फैला यह जंगल सदियों पुराने राज समेटे हुए है। यह सिर्फ पेड़ और रास्तों का कलेक्शन नहीं है, यह इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। लेकिन यहाँ की चीजें कांच के पीछे सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ इतिहास सांस लेता है। यह कीकर के पेड़ों की घनी पत्तियों के पीछे से आपको देखता है। यह कांटेदार झाड़ियों से गुजरती हवाओं में आपसे फुसफुसाता है। चमकते मॉल और भागती गाड़ियों वाली मॉडर्न दुनिया जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं गायब होने लगती है। हवा में गीली मिट्टी और अनकही कहानियों की महक घुल जाती है, जो आपको एक ऐसी दुनिया में खामोश इनविटेशन देती है जहां हमारे अपने नियमों से भी पुराने नियम चलते हैं। जंगल का अपना एक अलग व्यक्तित्व लगता है। दिन के समय यह शांत सुंदरता का मुखौटा पहनता है। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर धब्बेदार पैटर्न बनाती है। मोर चिल्लाते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, एक बदलाव आता है। परछाइयां लंबी होती जाती हैं और आपस में मिल जाती हैं। ऐसी फिगरियां बनाती हैं जो दिमाग को भ्रमित करती हैं। शहर की जानी पहचानी आवाजों की जगह एक अजीब शांति ले लेती है, जिसे सिर्फ अनदेखे जीवों की सरसराहट या उल्लू की आवाज ही तोड़ती है। इन्हीं पलों में आपको यह महसूस होता है, देखे जाने का एहसास, यह एहसास कि आप एक ऐसी जगह पर घुस बैठे हैं जो आपकी नहीं है। दिल्ली के लोगों के लिए संजय वन एक पहेली है। यह प्रदूषित शहर के लिए एक महत्वपूर्ण हरा फेफड़ा है, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अभयारण्य है। फिर भी यह अनगिनत डरावनी कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों का विषय भी है। माता पिता अपने बच्चों को अंधेरा होने के बाद वहां न जाने की चेतावनी देते हैं। देर रात में टैक्सी ड्राइवर कभी कभी उस अकेली सड़क पर जाने से मना कर देते हैं जो इसके बीच से गुजरती है। वे अजीब रोशनी, शरीर रहित आवाजों और क्षण भंगुर प्रेतों की बात करते हैं। क्या यह केवल लोक कथाओं में डूबे शहर की ज्यादा सक्रिय कल्पना है, या इन कहानियों में कोई वास्तविक परेशान करने वाली सच्चाई है? जंगल अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखता है, जो अपनी गहराई को जानने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक शांतिपूर्ण पलायन और एक भयावह रहस्य दोनों प्रदान करता है। संजय वन की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी दिल्ली की कहानी। इस जमीन ने साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा है। संजय वन नाम पड़ने से बहुत पहले यह इलाका दिल्ली के पहले शहर लाल कोट का हिस्सा था, जिसे तोमर राजपूतों ने बनवाया था। आप आज भी इसकी किलेबंदी वाली दीवारों के अवशेष जंगल में फैले हुए देख सकते हैं। ये पत्थर 1000 सालों से खामोश खड़े हैं। इन्होंने खूनी लड़ाइयां और शाही जुलूस देखे हैं। इन्होंने देखा है कि कैसे सुल्तानों और राजाओं ने पास के मेहरौली किले से राज किया है। जंगल की जमीन सिर्फ गिरे हुए पत्तों से ही नहीं, बल्कि इतिहास की धूल से भी भरी है। हर कण बीते हुए समय की याद दिलाता है। हालांकि स्थानीय लोक कथाएं एक ज्यादा काली कहानी बताती हैं। कहा जाता है कि सल्तनत काल के दौरान इस जमीन को शापित माना जाता था। यह एक काली भूमि थी या काली जमीन। यह सिर्फ इसकी घनी अंधेरी वनस्पति के कारण नहीं था, बल्कि उन घटनाओं के कारण था जो यहां हुई थी। यह एक वीरान जगह थी, मुख्य बस्तियों से दूर, उन गतिविधियों के लिए एक परफेक्ट जगह जिन्हें पब्लिक की नजरों से छिपाने की जरूरत थी। अपराधियों को यहां निर्वासित किया जाता था और लड़ाइयों में जमीन खून से लथपथ हो जाती थी।
वे कहते हैं, जमीन ने इस सारे दर्द और अंधेरे को सोख लिया और वह कभी नहीं भूली। पेड़ों को खुद भी मुड़ा हुआ कहा जाता है। उनकी जड़ें सिर्फ मिट्टी में ही नहीं बल्कि दुख में भी उलझी हुई हैं। काली भूमि के रूप में इस पहचान ने इसे उन लोगों के लिए एक चुंबक बना दिया जो काले जादू का अभ्यास करते थे। तांत्रिक और ऑकल्टिस्ट दूर दूर से इसकी एकांत ऊर्जा की ओर खींचे चले आते थे। उनका मानना था कि जंगल एक शक्तिशाली जगह थी, एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला था। वे यहां अपने गुप्त अनुष्ठान करते थे, शक्ति, ज्ञान या दूसरी दुनिया के जीवों के साथ संवाद की तलाश में। वे दिनों तक गहरी ध्यान में बैठे रहते थे, प्रतीकों और चढ़ावों से घिरे रहते थे। उनके मंत्रों को प्राचीन पेड़ सोख लेते थे। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि इन प्रथाओं ने जंगल की आत्मा को ही दागदार कर दिया था, जिससे एक अवशिष्ट ऊर्जा पीछे छूट गई थी जो आज भी मौजूद है। ये कहानियां किसी भी ऑफिशियल इतिहास की किताबों में नहीं लिखी हैं। वे पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं में जिंदा हैं। मेहरौली और वसंत कुंज के पुराने परिवार आज भी उन्हें धीमी आवाज में बताते हैं। वे एक शक्तिशाली सूफी संत की बात करते हैं जिन्होंने कभी जंगल की काली ऊर्जाओं को शुद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन वे केवल आंशिक रूप से सफल हुए। वे कहते हैं कि संत ने सबसे काली शक्तियों को जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में बंद कर दिया था, लेकिन ताला कमजोर हो रहा है। ये कहानियां संजय वन को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल से ज्यादा के रूप में चित्रित करती हैं। वे इसे प्रकाश और अंधेरे के बीच एक युद्ध का मैदान बताती हैं, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज आज भी सुनी जा सकती है, यदि आप ध्यान से सुने। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 रिसर्च स्टूडेंट्स ने इन्हीं रहस्यों को जानने का फैसला किया। विनीत, जो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, उसे पुरानी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, जैसे लाल कोट की दीवारें। आलिया, जो सोशियोलॉजी पढ़ रही थी, उसे लोकल कहानियों में दिलचस्पी थी और कैसे ये कहानियां जंगल के साथ लोगों के रिश्ते को बनाती हैं। कबीर, एक नया फिल्म मेकर, जंगल के दोहरे व्यक्तित्व को कैमरे में कैद करना चाहता था, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए। वे यंग थे, एम्बिशियस थे और शायद थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट भी। वे संजय वन को एक पहेली मानते थे जिसे सुलझाना था, एक कहानी जिसे सुनाना था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद उस कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। उनकी शुरुआती विजिट दिन के उज्जवल धूप वाले घंटों में थी। उन्होंने लाल कोट के खंडहरों को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट किया, पास के गांवों में बूढ़े निवासियों का इंटरव्यू लिया और जंगल की शानदार बायोडायवर्सिटी को फिल्माया। कबीर ने नाचते हुए मोरों और शांति से चढ़ते हुए शानदार नीलगाय हिरणों के खूबसूरत शॉट्स लिए। आलिया ने अपनी नोटबुक को दिलचस्प, हालांकि अक्सर विरोधाभासी लोकल कहानियों से भर दिया। विनीत ने ढहते हुए वॉच टावरों का मैप बनाया और उन सैनिकों की कल्पना करने की कोशिश की जो कभी वहां पहरा देते थे। जंगल ने उनका स्वागत करता हुआ लग रहा था, अपने ऐतिहासिक खजानों और प्राकृतिक सुंदरता को दिखा रहा था। लेकिन तब भी उन्हें कुछ अजीब बातें महसूस हुई। गर्म हवा में अचानक ठंडी जगहें और लगातार देखे जाने का एक अजीब सा एहसास। जैसे जैसे उनकी रिसर्च गहरी होती गई, वे जंगल में ज्यादा देर तक रुकने लगे, अक्सर शाम होने तक। तभी संजय वन का कैरेक्टर बदलने लगा। दिन का दोस्ताना माहौल सूरज ढलने के साथ धीरे धीरे गायब होने लगता। उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जिन्हें समझाना मुश्किल था। धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई लगती थी, इतनी अस्पष्ट कि समझ में ना आए, लेकिन इतनी साफ कि परेशान करने वाली लगे। कभी कभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी, एक ऐसी आवाज जो जैसे ही वे उसका स्रोत खोजने की कोशिश करते अचानक रुक जाती थी। कबीर के कैमरे के इक्विपमेंट खास जगहों पर खराब हो जाते थे, बैटरी बिना किसी वजह के खत्म हो जाती थी। तीनों ने हर चीज के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की। फुसफुसाहट सिर्फ पेड़ों में हवा थी, रोना शायद सियार की आवाज थी। इक्विपमेंट की खराबी ह्यूमिडिटी की वजह से थी। वे एकेडमिक थे, स्केप्टिकल होने और रैशनल जवाब ढूंढने के लिए ट्रेंड थे, लेकिन अंदर ही अंदर शक का एक बीज बोया गया था। आलिया ने लोकल लोगों से जो कहानियां सुनी थीं,
वे अब सिर्फ अंधविश्वास नहीं लग रही थीं, वे चेतावनी जैसी लगने लगी। जंगल उन्हें टेस्ट कर रहा था, धीरे धीरे अपने दिन के शांत मुखौटे को हटाकर उस ज्यादा प्राचीन और रहस्यमयी चेहरे को दिखा रहा था जो उसके नीचे छिपा था। उनका एकेडमिक प्रोजेक्ट धीरे धीरे एक पर्सनल और परेशान करने वाली यात्रा में बदल रहा था। कबीर अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए यूनिक विजुअल्स ढूंढते हुए एक कम जानी कहानी पर अटक गया। उसे 70 के दशक की एक पुरानी अखबार की क्लिपिंग मिली जिसमें संजय वन में एक फिल्म क्रू के अपनी शूटिंग छोड़ने की बात थी। रिपोर्ट अस्पष्ट थी, जिसमें बिना वजह की गड़बड़ी और स्थानीय विरोध का जिक्र था। उत्सुक होकर कबीर ने उस फिल्म के एक रिटायर्ड जूनियर आर्टिस्ट का पता लगा लिया। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे जब उसने कहानी सुनाई। उसने पेड़ों पर अजीब सिंबल बने होने की बात की, क्रू मेंबर्स के बीमार पड़ने की और उनके सेट पर, जो जंगल के अंदर गहराई में था, एक लगातार दमनकारी डर के माहौल की बात की। लीड एक्ट्रेस के अपनी वैनिटी वैन में एक डरावनी आकृति देखने का दावा करने के बाद शूटिंग आखिरकार रद्द कर दी गई। इस कहानी ने स्टूडेंट्स को जंगल से जुड़ी एक और भी पुरानी किंवदंती तक पहुंचाया। यह 20वीं सदी की शुरुआत के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की कहानी थी। यह आदमी, एक मिस्टर थॉमस, उस इलाके के सल्तनत पूर्व इतिहास को लेकर जुनूनी था। उसे यकीन था कि लाल कोट के खंडहरों में किले से भी पुराना और ज्यादा महत्वपूर्ण कोई राज छिपा है। उसने महीनों तक जंगल में खुदाई की और ज्यादा से ज्यादा एकांत होता गया। उसकी जर्नल एंट्रीज, जिन्हें विनीत को एक धूल भरी आर्काइव में मिला, में छोटे भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क और अजीब कलाकृतियों की खोज की बात थी जो किसी जात संस्कृति से संबंधित नहीं थी। थॉमस की कहानी त्रासदी में खत्म हुई। उसकी आखिरी जर्नल एंट्रीज अनियमित और पैरानॉइड बकबक से भरी थीं। उसने जंगल के एक संरक्षक और एक ऐसे गेटवे के बारे में लिखा जिसे खोला नहीं जाना चाहिए। उसने दावा किया कि उसे जमीन के नीचे से लगातार मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है। एक दिन वह बस गायब हो गया। उसके औजार और नोट्स एक जल्दबाजी में छोड़ी गई खुदाई स्थल पर मिले, लेकिन उसे फिर कभी नहीं देखा गया। स्थानीय किंवदंती कहती है कि उसका भूत अभी भी जंगल में भटकता है, उन रहस्यों की तलाश में जो उसने उजागर किए थे, एक खोई हुई आत्मा जो हमेशा के लिए काली भूमि से बंधी हुई है। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्यास्त के बाद पेड़ों के बीच एक लंबा गोरा व्यक्ति को कॉलोनियल युग के कपड़ों में ऐसे ही भटकते हुए देखा है। इन कहानियों से प्रेरित और परेशान होकर तीनों रिसर्चर्स ने छोड़ी गई फिल्म सेट और थॉमस की खुदाई स्थल का पता लगाने का फैसला किया। उनका मानना था कि इन जगहों पर जंगल के रहस्यों के भौतिक सुराग मिल सकते हैं। आर्काइव से मिले एक पुराने नक्शे और जूनियर आर्टिस्ट के अस्पष्ट निर्देशों की मदद से वे पहले से कहीं ज्यादा जंगल में गहराई तक चले गए। वे अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वे सक्रिय रूप से अंधेरे के दिल को खोज रहे थे। उनकी यात्रा का एकेडमिक नेचर पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसकी जगह सच्चाई की एक रोमांचक फिर भी डरावनी खोज ने ले ली थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सच्चाई भी उन्हें ही खोज रही थी। पुराने नक्शे का पीछा करते हुए तीनों को जंगल में एक छोटा सा वीरान इलाका मिला जो पुरानी फिल्म सेट के विवरण से मेल खाता था। उस जगह का माहौल अजीब तरह से शांत और भारी था। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट नहीं थी। इसी वीरान इलाके में उन्हें अपना पहला ठोस सबूत मिला। एक विशाल बरगद के पेड़ की छाल पर वही अजीब सिंबल खुदे हुए थे जिनका जिक्र जूनियर आर्टिस्ट ने किया था। वे रैंडम ग्राफिटी नहीं थे, वे ज्योमेट्रिक थे, सटीक थे और प्राचीन लगते थे। आलिया, जो लोक कथाओं में सिंबल का अध्ययन कर रही थी, उसने उनमें से कुछ को पुराने तांत्रिक सिगिल के विकृत रूप में पहचाना जिनका इस्तेमाल सोलों को बुलाने या बांधने के लिए किया जाता था। जैसे ही कबीर अजीब नक्काशी को फिल्मा रहा था, उसके कैमरे का व्यू फाइंडर अचानक स्टैटिक से भर गया। उस शोर के बीच उसे एक क्षणिक आकृति दिखाई दी। विनीत के ठीक पीछे खड़ा एक लंबा छायादार व्यक्ति। उसने घबराकर आवाज दी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। विनीत इस बीच पास की जमीन की जांच कर रहा था और उसे एक छोटी, आंशिक रूप से दबी हुई चीज मिली। यह एक जंग लगी धातु की डिस्क थी
जिस पर पेड़ जैसे ही सिंबल बने हुए थे। यह छूने में ठंडी थी, अजीब तरह से ठंडी, दोपहर की गर्मी के बावजूद। जैसे ही विनीत ने उसे उठाया, आलिया पर चक्कर आने लगे। उसे अचानक बिना किसी वजह के दुख और डर का एहसास हुआ, जैसे कि वह चीज खुद ही दुख फैला रही हो। इस अनुभव ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने शाम होने के कारण वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जंगल के कुछ और ही प्लान थे। जिस परिचित रास्ते से वे उस वीरान इलाके में आए थे, वह जैसे गायब हो गया था। उनके हर रास्ते ने उन्हें जंगल में और गहराई तक पहुंचाया। पेड़ घने और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें जानबूझकर भटका रहा है, उनकी इंद्रियों के साथ खेल रहा है। जो फुसफुसाहट उन्होंने पहले सुनी थी, वह अब ज्यादा तेज और साफ थी। वे लगभग ऐसे शब्द सुन सकते थे जो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। एक कराहती हुई आवाज जो एक साथ सभी दिशाओं से आती हुई लग रही थी। आखिरकार घंटों की बेतहाशा भटकने के बाद उन्हें पुरानी लाल कोट की दीवार का एक हिस्सा मिला। यह एक जाना पहचाना लैंडमार्क था और वहां से वे रात के पूरी तरह से अंधेरा होने से ठीक पहले जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वे थके हुए, डरे हुए और कंफ्यूज्ड थे। लोक कथा और वास्तविकता के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। जंग लगी डिस्क, जिसे विनीत ने अपनी जेब में रखा था, एक वर्जित कलाकृति जैसी लग रही थी, एक ऐसे दरवाजे की चाबी जिसे उन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। जंगल अब उनके रिसर्च का विषय नहीं था, यह उनकी कहानी में एक विरोधी बन गया था। उनकी जिज्ञासा की जगह एक आदिम डर ने ले ली थी। जंगल से निकलने के बाद भी अजीब घटनाएं रुकी नहीं। आलिया को भयानक डरावने सपने आने लगे। उसे एक अंधेरे अंडरग्राउंड कमरे का सपना आया, जहां धूप की तेज महक थी और काले कपड़े पहने हुए लोग एक पत्थर की वेदी के चारों ओर मंत्र पढ़ रहे थे। वह चीखती हुई उठ जाती थी। उसके सपने के कर्कश मंत्र उसके कानों में गूंजते रहते थे। विनीत, जिसने रहस्यमयी डिस्क अपने कमरे में रखी थी, ने देखा कि चीजें अपने आप हिलने लगी थीं। किताबें शेल्फ से गिर जाती थीं और दरवाजे बिना किसी हवा के खुल जाते थे। उसे अपने अपार्टमेंट में लगातार दमनकारी मौजूदगी महसूस होती थी। जंगल की एक परछाई जो उसके घर तक आ गई थी। कबीर के क्लियरिंग से मिले फुटेज ज्यादातर बेकार थे, स्टैटिक और अजीब लाइट की गड़बड़ी से खराब हो गए थे। डर और जवाबों की बेताब जरूरत से प्रेरित होकर उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्हें आखिरी बार वापस जाना था। आलिया को लगा कि उसके सपनों की जगह असली थी और उन्हें उसे ढूंढना था। उसे विश्वास था कि वह जंगल की काली ऊर्जा का स्रोत थी, वही जगह जहां पुराने तांत्रिक अपने सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान करते थे। अपने सपने की अस्पष्ट कल्पना और विनीत के जंगल के लेआउट के ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की योजना बनाई। इस बार वे टॉर्च, एक जीपीएस डिवाइस और एक भारी अशुभ भावना के साथ तैयार होकर गए। वे शेर की मांद में स्वेच्छा से जा रहे थे। आलिया की अजीब अंतर्ज्ञान से निर्देशित होकर वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में चले गए जो किसी भी नक्शे पर नहीं था। यह मुड़े हुए पेड़ों और घनी कांटेदार झाड़ियों का एक प्राचीन स्थान था। कड़ी खोज के बाद उन्हें वह मिल गया। लताओं के पर्दे के पीछे एक छोटी प्राकृतिक गुफा का प्रवेश द्वार था, जो लगभग पूरी तरह से छिपा हुआ था। उसमें से निकलने वाली हवा बासी और ठंडी थी। अंदर उन्हें वही मिला जो आलिया ने अपने डरावने सपनों में देखा था। यह एक छोटा भूमिगत कक्ष था। केंद्र में एक सपाट काला पत्थर का वेदी था, जिस पर गहरे धब्बे थे जो परेशान करने वाले रूप से पुराने खून जैसे दिख रहे थे। दीवारें उन्हीं सिगिल से ढकी हुई थीं जो उन्होंने पेड़ पर देखे थे। कक्ष का वातावरण घुटन भरा था। यह अथाह मानसिक भार का स्थान था, जो सदियों से किए गए अनगिनत काले अनुष्ठानों की ऊर्जा से संतृप्त था। उन्हें भावनाओं का एक चक्करदार अनुभव हुआ, डर, गुस्सा, निराशा। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर बलि दिए गए या यातना दिए गए। हर आत्मा का दर्द अभी भी यहीं फंसा हुआ था, खामोशी में चिल्ला रहा था। वेदी पर उन्होंने हाल ही में हुए किसी अनुष्ठान के ताजा अवशेष देखे। सूखे काले फूल, राख के निशान और एक छोटा हाथ से खींचा हुआ प्रतीक, जिसे देखकर आलिया डर से हांफने लगी। यह एक बंधन प्रतीक था, लेकिन यह टूटा हुआ लग रहा था,
जैसे कुछ ऐसा जो कभी बंधा हुआ था उसे आजाद कर दिया गया था। जैसे ही वे बलि देने वाले कमरे में जमे हुए खड़े थे, गुफा के प्रवेश द्वार को अचानक एक बड़े चट्टान के गिरने से बंद कर दिया गया। वे फंस गए थे। घबराहट फैल गई। उनकी टॉर्च हिंसक रूप से टिमटिमाने लगी, जिससे गुफा की दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां राक्षसी फिगरियों में बदल गईं। आलिया के सपनों का कर्कश मंत्र फिर से शुरू हो गया। इस बार उनके दिमाग में नहीं, बल्कि खुद कमरे में गूंज रहा था। यह तेज, शक्तिशाली था और ऐसा लग रहा था कि यह उनके चारों ओर के पत्थरों से ही आ रहा था। हवा बहुत ठंडी हो गई और वे अपनी सांस को टिमटिमाती रोशनी में भाप बनते हुए देख सकते थे। वेदी पर टूटा हुआ बंधन प्रतीक एक हल्की, बीमार लाल रोशनी से चमकने लगा। भयानक अराजकता के बीच आलिया में एक डरावना बदलाव आया। उसकी आंखें डर से चौड़ी, अचानक सुस्त हो गईं। वह बोलने लगी, लेकिन उसके होठों से जो आवाज निकली वह उसकी अपनी नहीं थी। यह एक गहरी, प्राचीन आवाज थी जो मंत्रों जैसी ही अज्ञात भाषा में बोल रही थी। उसने कांपती हुई उंगली से विनीत की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गुस्से के नकाब में बदल गया था। विनीत अपनी जेब में जंग लगी डिस्क पकड़े हुए अपनी आत्मा पर एक बर्फीली पकड़ महसूस कर रहा था। वह वस्तु एक दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा के साथ धड़कती हुई लग रही थी, एक ऐसी रोशनी जिसने इस प्राचीन शक्ति को उनके पास खींच लिया था। कबीर तर्क संगत रहने की कोशिश कर रहा था, अपने फोन को टटोल रहा था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वे पूरी तरह से अकेले थे, दुनिया से कटे हुए थे। शरीर रहित मंत्रोच्चार एक बहरा कर देने वाले चरम पर पहुंच गया। उनके नीचे की जमीन कांप उठी। वेदी के ऊपर हवा में एक छायादार आकृति बनने लगी, शुद्ध अंधकार और क्रोध का एक प्राणी जो उनकी उपस्थिति से अपनी जेल से बाहर निकल आया था। जैसे ही आकृति ठोस होने वाली थी, आलिया ने एक तेज चीख निकाली, इस बार अपनी आवाज में। चीख इतनी दर्द और आतंक से भरी थी कि उसने क्षण भर के लिए उस प्राणी के प्रकट होने को बाधित कर दिया। उस छोटे से पल में विनीत ने शुद्ध सहज ज्ञान से काम करते हुए धातु की डिस्क को अपनी पूरी ताकत से गुफा की दूर वाली दीवार पर फेंक दिया। यह पत्थर से एक तेज आवाज के साथ टकराया और वेदी पर लाल चमक तुरंत बुझ गई। मंत्रोच्चार रुक गया। छायादार आकृति हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। कमरे में एक बहरा कर देने वाली चुप्पी छा गई। जितनी तेजी से यह शुरू हुआ था, प्रवेश द्वार पर चट्टान का गिरना भी उतनी ही तेजी से टूट गया। रास्ता साफ हो गया। बिना सोचे समझे विनीत और कबीर ने अब बेजान आलिया को पकड़ा और गुफा से बाहर निकल गए। वे जंगल में अंधाधुंध भागे, तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें शहर की दूर सुकून देने वाली रोशनी नहीं दिखी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पता था कि वे किसी ऐसी चीज से बाल बाल बचे थे जिसका कोई नाम नहीं था, कुछ ऐसा जिसे कभी परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। जंगल ने उन्हें अपना असली चेहरा दिखाया था और यह एक ऐसा नजारा था जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। तीनों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, विस्तार से तो बिल्कुल भी नहीं। उनका रिसर्च प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया, फुटेज डिलीट कर दी गई, नोट्स जला दिए गए, लेकिन खामोशी निशानों को मिटा नहीं सकी। आलिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपने होम टाउन चली गई। वह शांत और गुमसुम हो गई, लंबे समय तक खामोश रहने लगी और अंधेरे से बहुत डरने लगी। उसके परिवार ने कहा कि वह फिर कभी वैसी जिंदा दिल, जिज्ञासु व्यक्ति नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा उस अंधेरे कमरे में छूट गया था, या इससे भी बुरा, जैसे उस कमरे से कुछ उसकी आत्मा से चिपक गया था और उसके साथ बाहर आ गया था। विनीत और कबीर ने अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन अपने पढ़ाई के क्षेत्र बदल दिए। विनीत, वह इतिहासकार जिसे ठोस अतीत पसंद था, अब पुरातत्व या प्राचीन खंडहरों से जुड़ी किसी भी चीज से दूर भागने लगा। उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया का गंभीर मामला हो गया और वह अब छोटी बंद जगहों पर नहीं रह सकता था। गुफा में फंसे होने की याद, दमनकारी अंधेरे की, उसके दिमाग पर लगातार भारी पड़ रही थी। वह अक्सर रात में जाग जाता था। उसे यकीन था कि वह अपने हाथ में डिस्क की ठंडी धातु महसूस कर सकता है, एक प्रेत जैसी अनुभूति जो उसे छोड़ नहीं रही थी।
इतिहास के प्रति उसका जुनून एक गहरे डर में बदल गया था। कबीर, महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता, ने अपना कैमरा लंबे समय तक दूर रख दिया। वह व्यक्ति जो जंगल के रहस्य को फिल्माना चाहता था, उसने एक ऐसी सच्चाई देखी थी जो इतनी भयानक थी कि उसे फिल्माया नहीं जा सकता था। उसने जो हुआ उसे डर और सुझाव से पैदा हुई एक साझा भ्रम के रूप में तर्क संगत बनाने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि यह झूठ था। आलिया की बदली हुई आवाज और बनती हुई छाया की याद उसके दिमाग में जल गई थी। वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग से हटकर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में चला गया। उपभोक्तावाद की उज्जवल, कृत्रिम और सुरक्षित दुनिया की तलाश में जितनी दूर वह अंधेरी सच्चाइयों और प्राचीन रहस्यों से जा सकता था। तीनों दोस्तों के बीच का बंधन टूट गया था। उनका साझा आघात उनकी दोस्ती के लिए बहुत भारी बोझ था। जब भी वे एक दूसरे को देखते थे तो संजय वन के दिल में उन्होंने जिस आतंक का सामना किया था उसकी एक अनकही याद दिलाते थे। उनकी यात्रा जो अकादमिक जिज्ञासा से शुरू हुई थी, व्यक्तिगत त्रासदी में समाप्त हुई थी। उन्होंने जंगल के रहस्यों की तलाश की थी और बदले में जंगल ने उनमें से हर एक का एक टुकड़ा ले लिया था। उनकी कहानी एक और फुसफुसाई हुई कहानी बन गई। जंगल की प्राचीन और अंधेरी किंवदंती में एक आधुनिक जोड़, भविष्य के साहसी लोगों के लिए एक कॉशनरी टेल। आज 9 जुलाई 2025 को भी संजय वन दिल्ली में एक पॉपुलर जगह बनी हुई है। हर सुबह जॉगर्स और वॉकर्स इसके हरे भरे रास्तों का मजा लेते हैं। बर्ड वॉचर्स अपनी दूरबीनों के साथ आते हैं, एक दुर्लभ प्रजाति को देखने के लिए उत्सुक। परिवार धूप वाली सर्दियों की दोपहर में पिकनिक के लिए आते हैं। उनके लिए यह एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण जंगल है। कंक्रीट के जंगल के बीच एक अनमोल तोहफा। वे लाल कोट की प्राचीन दीवारों के पास से गुजरते हैं, शायद उनके ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस की सराहना करते हैं, बिना यह जाने कि वे पत्थर कितनी गहरी और काली कहानियां बता सकते हैं। वे उसी जमीन पर चलते हैं जहां अनुष्ठान किए गए थे और राज गहराई से दफन थे। लेकिन जो लोग किंवदंतियों को जानते हैं, जिन्होंने फुसफुसाहट सुनी है, उनके लिए संजय वन पूरी तरह से एक अलग जगह है। यह सावधानी की जगह है। स्थानीय ग्रामीण अभी भी सूर्यास्त के बाद वहां रुकने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वे अभी भी काली भूमि और उन बेचैन सोलों की बात करते हैं जो इसके कांटेदार रास्तों पर भटकती हैं। गायब हुए पुरातत्वविद, प्रेतबाधित फिल्म क्रू और 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की कहानियां डरावनी याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों को परेशान न करना ही बेहतर है। उनके लिए जंगल एक पार्क नहीं है, यह एक जीवित इकाई है जिसकी एक लंबी याददाश्त और एक अंधेरा पक्ष है जिसे छेड़ना सबसे अच्छा नहीं है। यह सुंदरता की जगह है, हाँ, लेकिन एक ऐसी सुंदरता जो संभावित खतरे को छुपाती है। विनीत, आलिया और कबीर के अनुभव हमें एक परेशान करने वाले सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। जंगल में उनके साथ असल में क्या हुआ था? क्या यह ज्यादा सक्रिय कल्पनाओं का परिणाम था जो स्थानीय सुपरस्टिशनों और जंगल के अजीब माहौल से प्रेरित था, या क्या वे वास्तव में किसी प्राचीन और अलौकिक चीज पर ठोकर खा गए थे? क्या उन्हें ऐसी जगह मिली जहां दुनिया के बीच का पर्दा इतना पतला है कि कोई गलती से भी उस पार जा सकता है? जंगल कोई आसान जवाब नहीं देता। यह अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। दिन में एक चेहरा और रात में एक और, बहुत पुराना और ज्यादा भयावह चेहरा दिखाता है। और इसलिए आखिरी सवाल हर दिल्लीवासी के लिए बना हुआ है जो हरे भरे विशाल स्थान की ओर देखता है, हर साहसी के लिए जो इसके रहस्यमय रास्तों का खिंचाव महसूस करता है। क्या संजय वन केवल एक जंगल है, पेड़ों और ऐतिहासिक खंडहरों का एक संग्रह जिसने समय के साथ भूत प्रेत की कहानियों का एक संग्रह इकट्ठा कर लिया है, या किंवदंतियों में कोई गहरा, ज्यादा परेशान करने वाला सच है? क्या यह संभव है कि जंगल का यह हिस्सा जो एक महानगर की अथक आधुनिकता से घिरा हुआ है, वास्तव में कुछ और ही है? क्या संजय वन, जैसा कि पुरानी किंवदंतियां बताती हैं, दूसरी दुनिया का एक भूला हुआ और भटका